चलो, आप लोगों ने जितना पढ़ा है उतना पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, या लास्ट टाइम स्टडी चल रही है? अथर्व, लास्ट मोमेंट स्टडी तो नहीं चल रही है? आराम से, कि जब एग्जाम आएगी तब हम पढ़ लेंगे, पहले उसके पहले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है? प्लीज, जितने भी चैप्टर हमारे हो रहे हैं, आपको पता है कि हम लेक्चर जितने भी ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट हुआ है या आपने सॉल्यूशन हुआ है, या तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट हो, सॉल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जेई और नीट में आते ही है। देन ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो जेई और नीट में आते रहते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो और उस तरह से प्रैक्टिस करो। आप अलग अलग बुक रेफर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो एक नीट के लिए और जेई के लिए भी करके एन अवस्थी करके बुक आती है। अगर आपके पास बुक है एन अवस्थी, तो एन अवस्थी को बुक को रेफर करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो वो सॉल्व करने की कोशिश करो, हर टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो भी एक अच्छी बुक है, आप रेफर कर सकते हो नीट और जेई के लिए। नीट के लिए अलग बुक होती है और जेई के लिए अलग बुक आती है, तो वो बुक ले लो एन अवस्थी करके। बट ऐसे नहीं कि हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सॉलिड स्टेट भूल जाओ, या आज हम सॉल्यूशन पढ़े थे तो सॉलिड स्टेट को भूल जाओ, ऐसे नहीं। रिवाइज करते जाना है, और लास्ट मोमेंट तक ऐसी बात नहीं कि एग्जाम है इसलिए मुझे करना है, ये बात तो कभी मत करना। क्लियर है? तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग तब तक आराम से आ रहे हैं। मस्त। तो हमने देखा था यहाँ पे लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सब NaCl के एग्जाम्पल ये अलग अलग, डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, देन अमालगम के साथ हो, मतलब मर्क्यूरी के साथ हो। तो ये सब बातें हमने की है उसमें। ठीक है, तो हमने वहां पे एक पढ़ा था पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCR निगेटिव कैथोड रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मैंने कहा था लोन याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव चार्ज, चार्ज चेंज होता है। यस, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, बट चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एनोड पे, पॉजिटिव कैथोड पे, निगेटिव किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा हो जाता है, जो एनोड है उसमें निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जो कैथोड है उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे किया था? नर्स्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था हमने फैराडेज लॉ। होमवर्क कर लिया होगा फैराडेज लॉ का। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। एक था M इज इक्वल टू जेड आई टी वाला इक्वेशन पढ़ा था हमने, M इज इक्वल टू जेड आई टी। व्हाट इज जेड? जेड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। तो उस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे। तो चलो, हमारा ऑलमोस्ट अभी आज का एक लेक्चर और ये जो सैटरडे हमारा लेक्चर रहेगा वहां पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। आज हम जो बात करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी टर्म्स आप लोगों को पता होगी। अभी देखो, जो कंडक्टेंस होता है दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और एक मेटालिक कंडक्टर्स होता है। मेटालिक कंडक्टर्स कुछ अलग रहेगा, जहां पे मेटल की बात होगी, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, तो मेटालिक कंडक्टर। हमारे घर में जो हम लाइट्स वगैरह, तो वहां पे वायर होती है, कॉपर वायर होती है। तो वो जो कंडक्टेंस हो रहा है कॉपर में से या एल्यूमिनियम से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटालिक कंडक्टेंस। और जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक देखे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? NaCl की बात कर रहे हैं, यहाँ पे MgCl2 की बात कर रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे कंडक्टेंस देखे, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट देखे, उसमें से जो कंडक्टेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो आपके बोर्ड्स में एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटालिक कंडक्टर क्या क्या डिफरेंस रहेगा। मेटालिक
मेटालिक कंडक्टर, आपको डिफरेंस पूछा जाएगा मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो सेकंड हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, अभी ये हमें पढ़ना है कि एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में आता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अभी यहाँ पे अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं, यहाँ पे हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब कंडक्टेंस हो रहा है। तो करंट फ्लोज ड्यू टू, यहाँ पे जो मेटालिक कंडक्टर है, करंट फ्लोज ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टेंस हो रहा है। कोई भी कॉपर ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, वहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। अभी अगर यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होता है, लेकिन आपको पता है कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, जैसे NaCl है, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व कर लोगे या NaCl की रिएक्शन मोल्टर NaCl ले लोगे, तो ये आयंस में होता है, मतलब Na+ और Cl- आयंस होते हैं। क्या होते हैं उसमें, Na+ और Cl- आयंस। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ किसकी वजह से, आयंस की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। अभी मुझे बताओ कि यहां से कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, कोई भी कॉपर की वायर हो, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, क्या क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिखाई देती है कि करंट फ्लो हो रहा है और आप देख रहे हो कि वायर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या वायर का साइज चेंज हो रहा है या कुछ नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, होता है ऐसा? नहीं। जब भी हम मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, क्या होगा, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, सब्सटेंस का। मतलब जब भी मेटालिक कंडक्टर होगा तो वहां पे कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा बाय पासिंग करंट। करंट पास होने की वजह से कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। सही बात है ना, मेटालिक में कोई कंडक्टेंस नहीं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, भाई उसमें क्या हो रहा है, NaCl से अगर आप करंट पास करोगे तो वहां पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, NaCl ब्रेक हो रहा है Na+ और Cl- में, एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है वहां पे, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहां पे क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करोगे तो वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ केमिकल डिकम्पोजिशन जरूर होगा। थर्ड, अगर मैं मेटालिक कंडक्टर में बात करूं कि रेजिस्टेंस की, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू करंट, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाथ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल। अभी देखो यहाँ पे एक आपके पास एक मेटल की वायर है, ये मान लो आपके पास एक मेटल की वायर है और इसमें क्या है, एटम है, इसमें क्या रहेंगे, एटम रहेगा। तो इसमें से एटम में से जब भी आप करंट पास करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे हर एटम में से। अभी क्या बचा है, अगर कोई भी एटम है, यहाँ पे कोई भी एटम है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये तो कटायन फॉर्म होगा। ये क्या फॉर्म होगा, कटायन फॉर्म होगा। क्या मैं यहाँ पे जो कटायन है उसी को आप लोग एक नाम देते हो कर्नल, कोर एंड कर्नल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम बचा रहता है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज एटम बचा रहता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कर्नल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होती
होता है। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भाग रहे? पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन किसके साथ? विथ कर्नल। कर्नल मतलब क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो रिमेनिंग एटम होता है, जो कटायन होता है, दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। उसको आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। अभी यहाँ पे ऐसी तो कोई बात है नहीं, कर्नल वाली तो यहाँ पे बात होगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आयंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता है, बट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू किसके वजह से होगा? पहला रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ सोल्यूट सोल्यूट क्या हो रहा है? यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन कैसे होगा? सही है ना? अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका बता रही हूँ? NaCl का एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे Cl- है। Na+ और Cl- दे आर अपोजिटली चार्ज एंड दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये अट्रैक्ट हो रहे यहाँ पे, तो क्या इनके बीच में ये एक दूसरे को छोड़ेंगे? नहीं। तो यहाँ पे अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, अब्स्ट्रैक्शन। वहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो सोल्यूट और सोल्यूट, Na+ क्या है? एक सोल्यूट है, एक आयन Na+ का, दूसरा आयन Cl- का। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सेकेंड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकेंड, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अभी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब क्या है? अभी आपको पता है कि NaCl डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे Na+ है, ठीक है, और इसको किसने सराउंड करके रखा हुआ है? वाटर ने सराउंड करके रखा हुआ है। इसको किसने सराउंड करके रखा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड करके रखा हुआ है। आप लोग प्रोसेस का नाम जानते हो, सॉल्वेशन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस बोलो, सॉल्वेशन बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे Na+ को वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड करके रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वहां पे रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा, वहां पे भी रेजिस्टेंस होगा। अभी थर्ड अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं थर्ड बोलूं, चलो पहले लिख लो, ये थर्ड ऊपर कर देती हूँ मैं, आपको दिखाई देगा ना? हाँ, थर्ड वाला ये, ठीक है, ये इसका पॉइंट थर्ड ऊपर लिख रही हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक और होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अभी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का एग्जांपल कैसे समझोगे? अभी देखो, ये फ्रिक्शन से समझो। आप ये किसके समझोगे? फ्रिक्शन से। वाटर लेयर, एक वाटर फ्लो होता है, उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट रहेगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है? रेजिस्टेंस increases with increasing temperature। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे, यस, विस्कोसिटी, गुड, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा निकलेंगे। सही है ना? मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। क्या बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा आयोनाइज होंगे और ज्यादा बाहर निकलेंगे। बट अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो ऐसा क्यों हो रहा होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखो, अभी मैंने कहा कि रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दी सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो यहाँ
पे जो सोलूट में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब वीक होने के बाद तो ये अलग अलग चले जाएंगे, तो इजीली कंडक्टेंस होगा वहां पे। यहाँ पे भी देखो सोलूट सॉल्वेंट के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ब्रेक हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे इजीली क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो दीज आर द पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। किसके बीच में हमने देखा, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो क्लियर हुआ है, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? अच्छा सोलूट सॉलिड। अभी नितिन मुझे बता, इलेक्ट्रोलाइट्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl का एग्जांपल ले लूं। एक है Na+, दूसरा है Cl-। एक पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे ना। अभी एक दूसरे को पकड़ के है तो इनके बीच में कंडक्टेंस हो सकता है क्या, कंडक्टेंस कब होगा, जब आयंस फ्री होना चाहिए। बट NaCl बोल रहे हैं एक दूसरे को नहीं छोड़ के जाएंगे, तो कंडक्टेंस नहीं करेंगे, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। क्लियर है नितिन? थर्ड पॉइंट, कौन सा थर्ड पॉइंट, ये वाला रेजिस्टेंस वाला। अथर देखिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां पर रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन विथ कर्नल। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बीच बीच में ये कर्नल है, उसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। लेकिन जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, अथर्व जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रतीक्षा वही पॉइंट में समझा रही हूँ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही कर्नल प्रोड्यूस होंगे, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। अभी मैंने कहा रेजिस्टेंस डिक्रीजेस किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। तो यहाँ पे देखो Na+Cl- अपोजिट चार्ज है, या अट्रैक्ट टू ईच अदर स्ट्रांगली। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो Na+ और Cl- के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया आयंस फ्री हो जाएंगे, और आयंस फ्री हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वहां पे कंडक्टेंस हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है प्रतीक्षा एंड अथर? गुड। चलो और आगे किसी को डाउट नहीं है, चलो लिख लो जल्दी से, नोट कर लो। रख कर दो। तो ये वाला पूछ रहा था सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब क्या है, तो फ्रिक्शन के बारे में बात कर, या कोई भी विस्कस फॉर्म में जो विस्कोसिटी शो करता है। अभी मुझे बताओ, एक हनी ले ले, एक वाटर ले ले, हनी और वाटर का एग्जांपल ले, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा वाटर फ्लो होने में किसको ज्यादा ये होगा, हनी को, सही है ना। तो हनी में फ्रिक्शन ज्यादा है, वाटर में स्मूथली है, वाटर स्मूथली जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, हनी का रेजिस्टेंस बढ़ गया। वही तो मैंने कहा, लिक्विड की बात कर रहे हैं, वहां पे विस्कोसिटी की बात करेंगे, विस्कस फॉर्म की बात करेंगे। ओके चल रफ कर। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। हाँ रेजिस्टेंस वाला पॉइंट याद रखना कि इंक्रीज किस में हो रहा है, डिक्रीज किस में हो रहा है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके साथ विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ। ओके चलो नेक्स्ट डालो, जनरल टर्म्स ऑफ, जनरल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जनरल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस।
जनरल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला टर्म्स, फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। सब लोग जानते हो व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, सब लोगों ने नाम सुना ही है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे किससे डिनोट करते हो? आर से। रेजिस्टेंस किससे डिनोट करोगे? आर से। इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट होता है ओहम, और इसको लिखते कैसे? इस तरह से। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर। हाँ, यूनिट सबके याद रखो, यहां से यूनिट सबके याद रखना है। यूनिट क्या हुआ बेटा? ओहम, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां से उस तरह से, ओहम से। सेकेंड जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। सेकेंड टर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। अभी आपको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा, जितना कंडक्टेंस ज्यादा है उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या करेंगे? रेजिस्टेंस। तो 1 बाय क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आर आ जाएगा। सही है ना? 1 बाय आर। अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका यूनिट ओहम है, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? ओहम इनवर्स हो जाएगा। सही है। अभी ओहम का उल्टा कर दो, ओहम का उल्टा कर दो मोहो। ठीक है, यूनिट क्या है? कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या हुआ? ओहम है, ओहम का इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। इसी को उल्टा लिखो, मोहो बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूनिट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज सीमेंस। सबसे ज्यादा यूनिट होता है सीमेंस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या होगा यहाँ पे? सीमेंस। जो किसे रिप्रेजेंट करते हो? एस से रिप्रेजेंट करते हो, सीमेंस। रेजिस्टेंस, और वहां पे सेकेंड है कंडक्टेंस। थर्ड इज, अच्छा सीमेंस की स्पेलिंग SIE MENS, SIEMENS, सीमेंस। थर्ड इज specific resistance. Third is specific resistance. Specific resistance is also called as resistivity. Specific resistance is also called as resistivity. ठीक है, and resistivity is denoted by इस तरह से, रो बोलते हैं उसको। Specific resistance is called as resistivity, और उसको किससे? रो से। देखो R इज इक्वल टू, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू L बाय ए। आप एक कैपिटल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। R क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे L बाय ए। अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में, हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस के बारे में। तो जो भी हम रिएक्शन करेंगे एक छोटे से बीकर में करने वाले, जो भी हम रिएक्शन करेंगे एक छोटे से बीकर में करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप यूनिट की बात करोगे, जब भी आप यूनिट की बात करोगे तो मीटर की बात नहीं करना, हमें बात करनी है सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे रो निकालो, रो इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा R इंटू ए बाय एल। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो R का यूनिट क्या हुआ? R तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, R का यूनिट हो गया ओम, R का यूनिट क्या हो गया? ओम। एरिया किस में लेना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड वो सेंटीमीटर में लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा? R इज इक्वल टू, ये देखो ओम, यहाँ पे ए का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ ये कट हो जाएगा, यूनिट क्या बचा? ओम सेंटीमीटर।
मतलब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या है? ओहम सेंटीमीटर। यूनिट याद रखने हैं, यूनिट आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ पे मैंने बात की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की और एल की। तो ए और एल नहीं साहिल, हम बात करेंगे सेंटीमीटर में। मीटर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन दिया है तो ले लेना, बट हम बात करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, कुछ कुछ बुक में दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बात समझ में आई है क्या? यहां तक क्लियर हुआ है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ओहम यूनिट है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R यूनिट क्या रहेगा? ओहम इनवर्स, मोहो एस इनवर्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय A। फॉर्मूला याद रखना है आपको। अभी देखो मैं बात कर रही हूँ L और A के बारे में, बात कर रही हूँ मैं L और A के बारे में। तो L और A होता क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी में क्या आया हुआ है? L और A आया हुआ है, तो पहले ये बात करेंगे। A एंड L फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, A कैपिटल भी लिख सकते हो, A एंड L फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अभी देखो यहां पे हम एक स्पेशल टाइप्स का एक टैंक ले रहे या कंटेनर ले रहे, एंड दिस टैंक या दिस कंडक्टर या दिस सेल इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे जो सेल ले रहे, आपने अलग अलग सेल देखे, एक था आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा है, दूसरा आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा है। ये सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी सेल। कौन सा सेल है? कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल में वही बात रहेगी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले लिया, और इलेक्ट्रोड जो है इसमें हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे। इसमें हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। अभी यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कितना हुआ? L हुआ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, ये किससे हुआ बेटा? यहाँ पे A से। ठीक है, यहाँ पे भी A कर लो, आप बोलोगे कभी कैपिटल कभी स्मॉल चल रहा है आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमने एक कंडक्टिविटी से लिया, दो इलेक्ट्रोड है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड दैट इज, यहाँ पे हम बोल सकते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रॉड है या इलेक्ट्रोड है उसका एरिया कितना है? A। अगर हो सकता है, अभी देखो कोई भी कंडक्टिविटी सेल हम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें जो दो इलेक्ट्रोड लेंगे उनके बीच का डिस्टेंस, और जो एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसका एरिया, वो तो फिक्स हो जाएगा। क्या वो आप हर बार चेंज करोगे क्या? नहीं, मतलब वो वैल्यू आपके लिए कांस्टेंट होगी। उस पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। उसी को आप नाम देते हो सेल कांस्टेंट। क्या कहोगे? एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल ले रहे हो, उसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है दैट इज L, और जो एक एरिया है इलेक्ट्रोड का उसका जो फिक्स हो जाएगा, और उसी को हम नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज L बाय A। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L बाय A। L का यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक क्लियर है? अभी किसी के दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ गया कि मैम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, इसका एरिया अलग रहेगा, एक इलेक्ट्रोड है उसका एरिया अलग रहेगा, हो सकता है माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है कि एक इलेक्ट्रोड है उसका एरिया अलग दिया हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका भी एरिया अलग है। तो डिफरेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, अगर डिफरेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दिया है, डिफरेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दिया है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? दोनों का कॉमन एरिया लेना है। टेक कॉमन एरिया। अगर डिफरेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दिया है तो हमें दोनों का क्या लेना है? कॉमन एरिया लेना है। दोनों का क्या लोगे? कॉमन एरिया लोगे।
मतलब ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉमन एरिया कितना लोगे, एरिया कितना लोगे वहां पे, एक का दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैंने बोला कि एरिया ले लो, तो आप एरिया क्या लोगे वहां पे, एरिया लोगे 8 स्क्वायर, तो एरिया क्या लोगे आप 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? सेल कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एल बाय ए से। इस पे भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आगे हम करेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? सेल कांस्टेंट क्लियर हो गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी में सेल कांस्टेंट आया हुआ है, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। तो सेल कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए। एक बार देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो आगे बढ़े फिर। अभी आगे आता है हमारे रेजिस्टिविटी पे, आगे हम बढ़ते हैं रेजिस्टिविटी पे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के पे। तो यहां पे लिखा है रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ठीक है, ये यूनिट थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ, अभी ये भी थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे, अगर इफ एरिया इज इक्वल टू, ए कैपिटल लो स्मॉल लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने कंडक्टिविटी सेल ले लिया और उसमें बोला कि एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, वो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एल 1 सेंटीमीटर है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अभी यहां से क्या आप वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हो। यहां से क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ए इंटू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, एरिया इंटू लेंथ। मतलब एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सीएम क्यूब। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आ जाएगा 1 सीएम क्यूब। 1 सीएम क्यूब इज नथिंग बट 1 ml लिख सकते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? मतलब यहां पे अभी देखो, अभी यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड दिए हुए, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आ गया 1 ml में। तो यहां पे जो रेजिस्टिविटी ऑफ, ये थोड़ा सा रफ कर, ये लिख लिया है ना ऊपर का लिख लिया आप लोगों ने, सेल कांस्टेंट तक हो गया, रफ कर दो ये थोड़ा सा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय ए। याद रखना फॉर्मूले, थोड़े से यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बात कर रही हूँ, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी ऑफ एन किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। कब होगा देखो, अगर मैंने एक कंटेनर निकाला, एक क्यूब निकाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूब निकाल लेती हूँ इस तरह से, एक क्यूब निकाल लिया, एक ये वाला अज्यूम करो एक इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला, दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो यहाँ पे आप देखो ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया 1 ml में। तो अभी 1 ml में जो रेजिस्टेंस होगा, 1 ml सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस होगा, क्लियर हो रहा है, रेजिस्टेंस कितने में हो रहा है 1 ml में। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml में जो रेजिस्टेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या लिखूंगी मैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू, दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू all the ions present of that electrolyte, of that resistance offered to all the ions present, all the ions of that electrolyte present in 1 ml solution. 1 ml solution में जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, उसी को हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। ये मैंने एक क्यूबिक ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज L। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना आया, 1 ml आया। 1 ml में जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसी को आपने नाम क्या दिया, रेजिस्टिविटी। क्लियर है, समझ में आया रेजिस्टिविटी क्या हो रही है अच्छे से। 1 ml में रेजिस्टेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो लिख लो, फॉर्मूला याद रखो। रो इज रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अथर्व, उसको रेजिस्टेंस मत बोलना। रेजिस्टेंस आर होता है, रो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितने के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें 1 ml में रेजिस्टेंस जो हो रहा है, रेजिस्टेंस मत बोलना, गलत हो जाएगा पूरा। चलो रब कर दो बेटा, सब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। आई नो थोड़ा सा अलग टर्म से आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीजें। बहुत सारे अलग टर्म्स आ रही है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा रहा होगा, आई नो, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी चीजें। चलो रब कर दो, ऊपर वाला रब कर दो। नए नए टर्म्स आ रहे हैं थोड़ा सा समझने में, बट 1-2 बार पढ़ लोगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। इस पे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट डालो, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लिखा है मैंने, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका एक यूनिट है, इसका एक यूनिट है या इसका एक सिंबल है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं के, इसको हम बोलते हैं के। और जो के होता है उसको के नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कप्पा। क्या कहेंगे, कप्पा। बोल के देखो एक बार, अप्पा नहीं बोलना है, कप्पा बोलना है। के मतलब क्या हो रहा है, कप्पा। कप्पा मतलब क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को आप क्या बोलते हो, कंडक्टिविटी। अभी देखो, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही था ना, जिसका यूनिट मो, इनवर्स, सीमेंस था। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। यस सॉरी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा। मतलब कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। कप्पा इज इक्वल टू, देखो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी देखो यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था R इंटू A/L, यही तो था ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, R इंटू A/L। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/R इंटू ये हो जाएगा L/A। अभी मुझे बता बेटा 1/R क्या होता है,
1/r क्या होता है? जल्दी से आंसर करना है। गुड, वेरी गुड। 1/r क्या होता है? कंडक्टेंस। 1/r क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू L/A क्या होगा? L/A क्या होता है? L/A गुड, L/A होता है दैट इज सेल कांस्टेंट। L/A क्या रहेगा? सेल कांस्टेंट। मतलब कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो कप्पा का एक फॉर्मूला बन गया। कप्पा है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कप्पा क्या हो गया? कंडक्टेंस इनटू ये हो गया सेल कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? के क्या हुआ? के इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। याद रखना इसको, नहीं तो यही भूल जाओगे कि भाई के क्या है। के होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस की भी बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल कांस्टेंट आपको दिया जाता है, गिवन रहता है। सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? गिवन रहेगा। अभी देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या जो मैं बात कर रही हूँ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। रेजिस्टिविटी क्या कहा था? कि रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस आ रहा था, तो यहां पे मैंने लिखा है कंडक्टिविटी। तो आप क्या लिखोगे? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in 1 ml of electrolytic solution। 1 ml of electrolytic solution मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस हो रहा है उसी को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसी को आप बोलोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो यूनिट की बात करें। यूनिट 1/r का यूनिट क्या रहेगा? कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? जल्दी से मैसेज करते जाओ, मतलब ध्यान है या नहीं है मुझे समझ में आना चाहिए। मोहो, वेरी गुड। ओहम इनवर्स लिख लूं पहले? वो भी लिख लूंगी, ओहम इनवर्स। L/A सेल कांस्टेंट क्या यूनिट रहेगा? सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को लिख सकते हो मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूनिट, और सबसे ज्यादा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक क्लियर है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड फोर्थ इज कंडक्टिविटी। अभी यहां पे देखो, अगर मैं कह रही हूं कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, अभी आप इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज करते हो, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, तो 1 ml में जो सॉल्यूशन में जो आयंस है वो भी बढ़ जाएंगे। अगर आप बात कर रहे हो 1 ml की, अगर उसमें आपने कोई अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसके आयंस बढ़ रहे हैं, तो 1 ml में आयंस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम होगा। मतलब जो कंडक्टेंस है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है, या कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, एक होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी वाली। तो हम यहाँ पे जो कंडक्टिविटी देखते हैं, हम अलग अलग कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। एक है मोलार कंडक्टिविटी और दूसरी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो चलो फर्स्ट डालो, ये लिख लो इतना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखने हैं। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। या तो ये याद रखो, कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r, सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A।
इतनी चीजें याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। आगे बढ़ो, रब कर देते उसे। अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टर्म की, मोलार कंडक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं? मोलार कंडक्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। इसको भी लैम्डा बोलते हैं। आप बोलोगे मैडम लैम्डा तो हमने इस तरह से देखा है, ठीक है, ये भी एक लैम्डा होता है, ये भी लैम्डा है, इसका बड़ा भाई है, बस ये छोटा भाई है, दोनों तरह के लैम्डा होते हैं। लैम्डा एम। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी होता क्या है? अभी कंडक्टेंस ड्यू टू, यहाँ पे लिखो, नीचे लिख देते, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, conductors due to all the ions of that volume of electrolyte, of that volume of electrolyte, क्या लिखा? conductors due to all the ions of that volume of electrolyte which contain 1 mole of electrolyte। मतलब अभी बात किसमें हो रही है? अभी हम बात कर रहे हैं 1 मोल की। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? 1 मोल की। कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का होगा उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट हम अज्यूम करेंगे, उसमें हम बात करेंगे 1 मोल की। मतलब लैम्डा एम क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी। किसके वजह से हो रहा है? कंडक्टेंस, मतलब यहाँ पे कप्पा आ जाएगा, किसमें? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा V। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू V आ जाएगा। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है? लैम्डा मतलब मोलार कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टेंस, किसके वजह से? ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम क्या है? हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी। इसको आप क्या कहते हो? मोलार कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या है? V क्या है? V क्या रहेगा? अच्छा, ये कंडक्टर्स, हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वाली बात कर रहे हैं अथर्व, ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वाला बात कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, 1 मोल में, इसलिए मैंने नॉर्मल नहीं लिखा। यहाँ पे V क्या होगा? वॉल्यूम विच कंटेन, V क्या होता है? वॉल्यूम विच कंटेन कितना इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया वॉल्यूम क्या होता है? 1। अभी देखो, अभी आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, किसमें? इन लीटर में लेते हो। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, किसमें? इन लीटर में। अगर मैंने यहाँ पे बात कर ली n इज इक्वल टू 1 मोल, कितने की बात कर रहे हैं? 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया n कितना है? 1 मोल है। यस, K इज कप्पा। ये क्या है? K इज कप्पा, कंडक्टिविटी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो n कितना लिया बेटा? 1 मोल लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे n 1 मोल है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 बाय v हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? v इज इक्वल टू 1 बाय n, लिख सकती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम जा रहा है? लेकिन यहाँ पे जो v है वो लीटर में है। क्या हम लीटर में बात कर रहे हैं? नहीं, हम लीटर में बात नहीं करनी है, हमें एकदम छोटे छोटे इसमें बात करनी है, हम सीएम क्यूब में बात करेंगे। तो अगर आपको v सीएम क्यूब में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? v लीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? v लीटर को इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही बात होगी ना। सीएम क्यूब करना है
तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यहाँ पे 1/m इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो ये आंसर किस में आएगा, cm क्यूब में। क्या ये बात समझ में आई? चलो v की वैल्यू, v किसमें, इन cm क्यूब। चलो देखते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा, v की वैल्यू क्या है 1/λ इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m। m मतलब क्या हो रहा है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। m मतलब क्या हो रहा है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। k क्या है, कप्पा, कंडक्टिविटी, ठीक है यहाँ पे। और m क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। आपके बुक में c भी लिखा रहेगा, घबराना नहीं है। c भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। और लैम्डा m क्या हो गया, मोलार कंडक्टिविटी। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय c बोलो, या आप m भी बोल सकते हो। आपके बुक में ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय c। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। c मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, बुक पढ़ते ही नहीं हो, क्या महान लोग हो यार आप लोग। बुक पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी हमेशा पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो यार, ये मुझे इसका यूनिट बता दो। यूनिट किसका, मोलार कंडक्टिविटी का। एक काम तो आप कर लो, मैं ही पढ़ाते जा रही। एक यूनिट बता दो मुझे बस, क्योंकि इसका यूनिट बहुत जगह पे पूछा गया है। सही सही बताना यूनिट, निकाल लोगे तो। बाकी फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया? गुड सूरज, सही है। फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया सबको? चलो, सिर्फ सूरज सीमेंस सेंटीमीटर गुड अथर्व। बाकी लोग यूनिट पूछा है मैंने, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं दे दिया था मैंने। जल्दी से मुझे यूनिट बताओ और बात खत्म करो। जल्दी से मुझे यूनिट बताओ और बात खत्म करो। आदेश, आदर्श, क्या हुआ, यूनिट? बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे कर रहे हो। ये कहाँ यूनिट हुआ संजय, ये कौन सा यूनिट हुआ? ये नहीं समझ में आया मुझे यूनिट। के क्या हुआ, कप्पा? कप्पा का यूनिट है भाई कुछ? देखो चल, यूनिट देखते हैं। लैम्डा है, कप्पा, ठीक है। कप्पा क्या होता है, कप्पा का यूनिट सबको ही पता है। कप्पा ना, कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r, मतलब सीमेंस, ठीक है। मोहो, ओहम इनवर्स
चलो दिखाई दे रहा है, लाइट गई है, मैंने मोबाइल पे कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा ट्राई करते, लाइट आ ही जाएगी। दिखाई दे रहा है ना आपको? देख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? चलो ठीक है, मैनेज कर लो, थोड़ा टाइम हो जाएगा। चलो यूनिट निकाल लिया। किसकी यूनिट की बात कर रही थी यहाँ पे? कप्पा की। कप्पा क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट मतलब इसका यूनिट क्या था कप्पा का? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का यूनिट क्या था? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन हम किस में लेते हैं? मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं। बट यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब तो हमें लेना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मोल पर सीएम क्यूब, मोल पर सीएम क्यूब लेना पड़ेगा। ऊपर जाएगा सीएम क्यूब और एक सीएम, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, यूनिट समझ में आया? इसका यूनिट बहुत बार पूछा गया है, और जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तभी यूनिट पूछा जाता है। क्लियर हुआ है? चलो नेक्स्ट निकालोगे, नंबर 6, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 6 है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये रहने देती हूँ, बाकी से सब रब कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी बात की, तो हमने 1 मोल की हमने जो मोलारिटी है कितना रखा? 1 मोल रखा। अभी हम जब बात इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की करेंगे, अगर मेरी आवाज वगैरह ब्रेक हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो बता देना। अगर यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करें? लैम्डा ई से। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टर ड्यू टू ऑल द आयंस present in ions of that the present in volume of electrolyte which contain 1 gram equivalent, which contain 1 gram कितना? equivalent of 1 gram equivalent electrolyte। देखो थोड़ा सा चेंज किया मैंने। Conductance due to all the ions of present in that volume of electrolyte, यहाँ पे in that लिख लेना, एक छूट गया है मुझसे। in that volume of electrolyte which contain कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। वहां पे कितना था? 1 मोल। फॉर्मूला देखो वही बन रहा है, कुछ अलग नहीं बन रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी बनेगा। लैम्डा ई क्या है? लैम्डा ई हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा ई क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। के क्या हुआ? के तो कप्पा है। वी क्या हुआ? आपका वी क्या होगा? वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, वॉल्यूम आगे विच कंटेन 1 ग्राम equivalent of 1 gram equivalent of electrolyte। क्या हो गया? वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर, मतलब वॉल्यूम किसमें लिया? इन लीटर में। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 रख दूं, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो वी लीटर कितना हो जाएगा इन लीटर में? 1 बाय नॉर्मेलिटी। कन्वर्जन करना है तो वी इन सीएम क्यूब कितना हो जाएगा? 1 बाय एन इंटू 1000। सही है, 1 बाय एन इंटू 1000। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू वी की वैल्यू क्या करना है यहाँ पे? 1000, और बाय क्या पुट करना है यहाँ पे? एन। तो जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलो
तो कप्पा इंटू 1000 बाय एन। और जब भी मोलार कंडक्टिविटी बोलो आप, तो मोलार कंडक्टिविटी में क्या करोगे, कप्पा इंटू 1000 बाय सी या बाय एम, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ है? मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्लियर हुआ है या नहीं? चलो कुछ एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा सा आपको भी रेस्ट। चलो रब कर दूं, रब कर दिया। याद रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा थोड़ा सा। नंबर 1, for 0.01 normal NaCl solution R is equal to 200 ohm at 25 degrees Celsius. If cell constant is unity, calculate lambda E मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, then calculate इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलो सॉल्व करो जल्दी से। किसका यूनिट अथर्व? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, पर मोल की जगह पे पर इक्विवेलेंट। आर की वैल्यू दी है ना, हाँ 200। चलो करो जल्दी जल्दी। गुड संकेत, अथर्व सही है। और जोएल गलत हो रहा है। हाँ हाँ, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। गायत्री आंसर करो बेटा जल्दी से। पवन, प्रतीक क्या हुआ, आज आंसर नहीं आ रहे? गुड सूरज। प्रीति, साक्षी, सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, कुछ ज्यादा ये नहीं है। गुड जोयल, अब सही है। गुड प्रीति। यार तुम लोगों को नाम लेने पड़ते हैं ऐसे हमेशा, क्या ही बताओ दो ना आंसर क्या है भाई। फॉर्मूला लिख लो, लैम्बडा ई का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, कप्पा क्या होता है? कप्पा होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस दिया है? नहीं, कंडक्टेंस नहीं दिया है। हाँ, कंडक्टेंस 1/r भी होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट यूनिटी का है, यूनिटी का मतलब होता है 1।
तो इंटू कितना हो जाएगा 1, तो ये 1/200 इंटू ये 1/200 ही हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 1/200। चलो वैल्यू पुट कर दो 1/200 की। मैं डायरेक्टली वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू के 1/200 इंटू 1000 बाय कितना हो जाएगा n कितना दिया है 0.01, इसलिए मैंने कहा 1 डाल दो। ये 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 10/0.2 पर चला जाएगा, यहाँ पे 1/2 0.5 के साथ कैंसिल, तो 500 आंसर आ जाएगा। यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इनवर्स बोल दो। नितिन 1000 कैसे हुआ 1000 कैसे हुआ 0.5 हुआ ये इंटू 10 ऊपर कर दो ये। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आया। डायरेक्टली आपको कप्पा नहीं दिया गया था, डायरेक्टली कहीं पे भी आपको कप्पा नहीं मिलेगा। कभी भी कप्पा को देखते मत बैठना, कप्पा कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। इसी तरह से कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस 1/r, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जाके कप्पा निकलेगा। इतना इजीली नहीं निकलता ना वो। क्लियर हो रहा है ना, चैप्टर खत्म होते आ रहा है बस। चलो नेक्स्ट लिखो सेकंड। For a desi normal solution, for a desi normal solution, अभी डेसी नॉर्मल सेंटी नॉर्मल ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। For a desi normal solution, resistance of electrolyte is resistance of electrolyte is 3.2 ohm, point है 3.2 ohm if distance between electrode is 1.8 centimeter and area of electrode is 5.4 centimeter square. Calculate first cell constant, second specific conductance, and third equivalent conductivity. जो ले किसका आंसर है, सेल कांस्टेंट 3 आ रहा है। जोएल अच्छे से फॉर्मूला देख बेटा क्या लिख के दिया है, गलत नहीं करना है। हाँ अथर्व सही है, गुड सूरज। गुड नितिन, जोएल आप सही है।
चलो फास्ट फास्ट। सेल कांस्टेंट का सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ रहा है 1 गुड, सूरज सही है। गुड साहिल, साहिल बड़ा जल्दी आ गया आंसर। अथर्व, सेल कांस्टेंट, अच्छा कप्पा की बात कर रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेट सही है, ठीक है अप्रोक्सीमेट। चलो जल्दी जल्दी। हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो निकाल लो। डेसी नॉर्मल मैंने बता दिया था, गुड साइड। अच्छा आदित्य किसका आंसर है? अच्छा पहले का ही बताया अभी तक, ठीक है फर्स्ट का सही है आदित्य। शर्वरी, साक्षी, प्रीति ऐसे निकालो बेटा। मेघा, गुड नितिन, गुड साक्षी। चलो कर दूं मैं, जिनको नहीं आ रहा है ऐसा कुछ है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलो मैं करके दूं, कर लेते हैं। सेल कांस्टेंट पहला, सेल कांस्टेंट L/A। डिस्टेंस कितना है? 1.8। 5.4 पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, 1/3, 0.33। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है अथर्व, लास्ट पार्ट भी बता देते, सेंटीमीटर इनवर्स में। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेकंड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? दैट इज कॉल्ड एज अ कप्पा। ये क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? कप्पा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो मैंने निकाल लिया, कंडक्टेंस पता है? नहीं कंडक्टेंस नहीं पता है। हाँ मुझे रेजिस्टेंस पता है, 1/r इनटू 1/3। 1/r कितना है? 1/r है 1.32 इंटू 1.3, सही है ना? 1/3.2 इंटू 1/3, तो 1.96। 9.6 यूनिट क्या रहेगा कप्पा का? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट याद रखना, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन थर्ड, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा इसमें क्या हुआ? ये तो बहुत इजी था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या फॉर्मूला है? K इंटू 1000 बाय n। K की वैल्यू तो तुमने निकाल रही, K कितना है? 1/9.6 इंटू 1000। n कितना है? डेसी नॉर्मल, और शायद यही पे कंफ्यूज हो गए। डेसी नॉर्मल कितना है? जब मैंने नॉर्मेलिटी मोलरिटी पढ़ाई थी वहां पे डेसी नॉर्मल सेमी नॉर्मल सब लिख के दिया था। डेसी नॉर्मल कितना होता है? 0.1। 0.1 क्यों n क्यों नहीं आया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में n नहीं आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 आएगा। आंसर आ रहा होगा 1041.66। यूनिट क्या था? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अभी आया, चलो ठीक है, आ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। लेट आए कुछ भी हो, आ जाए।
चलो यहाँ तक क्लियर बेटा? और भी न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, और भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे बाकी। चलो रब कर दो, रब। चलो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लैम्ब्डा एम। लैम्ब्डा एम क्या होता है? मोलार कंडक्टिविटी एंड लैम्ब्डा ई। लैम्ब्डा ई क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्ब्डा एम मोलार कंडक्टिविटी और लैम्ब्डा ई क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी देखो लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा सी निकालना है। लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा सी निकालना है। अभी लैम्ब्डा एम क्या फॉर्मूला आपको सबको ही पता है, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। कप्पा इंटू 1000 बाय सी। सी मतलब यहाँ पे एम लिखू, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। सी लिखो, एम लिखो, ठीक है? क्या बात है, इसके आगे भी आएगा अथर्व, इसके आगे भी आएगा, ठीक है? K इंटू लैम्ब्डा, सॉरी सी नहीं, लैम्ब्डा ई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या फॉर्मूला है? K इंटू 1000 बाय n। अभी ये वाला टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया? नॉर्मेलिटी बाय मोलारिटी। यहाँ तक ठीक है? अभी आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बाय मोलारिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें? इन लीटर में। यही होता है वॉल्यूम इन लीटर में। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसमें? वॉल्यूम इन लीटर में। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर फिर से कैंसिल हो गया, सही ना? वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर फिर से कैंसिल हो गया। अभी इसको देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप लोगों ने पढ़ा है, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। बट मोलार मास की जगह पे मैंने कहा था क्या लेना है? इक्विवेलेंट मास। ये क्या लेना है? इक्विवेलेंट मास। देन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, डिवाइडेड बाय मोलार मास। अगेन देखो क्या कैंसिल हो रहा है? अगेन मास इन ग्राम, मास इन ग्राम कैंसिल हो गया। क्या आया यहाँ पे? देखो लास्ट में क्या आया? मोलार मास ऊपर चला जाएगा, तो मोलार मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोलार मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है? इक्विवेलेंट में लिख सकते हो। अभी यहाँ पे मोलार मास एज इट इज रखो, ठीक है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सबको ही पता है इक्विवेलेंट वेट मोलार मास बाय एन फैक्टर, यही होता है ना, एन फैक्टर। अगेन मोलार मास कैंसिल हो गया और भाई लास्ट में क्या आ गया? एन फैक्टर। मतलब लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर। लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर। समझ में आया कैसे किया? देखो 1 by 1 स्टेप चलो। लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा ई, K into 1000 by m, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, n ऊपर चला गया तो n by m हो जाएगा, ठीक है? n by m क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। नंबर वॉल्यूम इन लीटर कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास।
नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलार मास, अगेन मास मास कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट मास मोलार मास ऊपर चला जाएगा, इक्विवेलेंट मास, मोलार मास क्या होता है एज इट इज, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मोलार मास बाय एक्स, तो वहां पे n फैक्टर है, x नहीं n फैक्टर, तो वहां पे लैम्डा m बाय लैम्डा e क्या आ गया आपका n फैक्टर। अभी देखो अगर आप x किसके लिए ले रहे हो एसिड के लिए, अगर आपकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप ले रहे हो एसिड के लिए, किसके लिए एसिड के लिए, तो एसिड के लिए अगर आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, अभी नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस क्या होता है बेसिसिटी होता है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिसिटी। अगर मैं बात कर रही हूं बेस की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बेस की, तो बेस के लिए क्या होगा नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयंस, और इसके लिए क्या करता है बेस के लिए हमेशा एसिडिटी देखते हैं कि कितने OH माइनस आयंस प्रेजेंट है। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेना कितना है कटायन पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और कटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना है तो निगेटिव चार्ज देख लेना अनायंस पे, निगेटिव चार्ज देख लेना आप अनायंस पे। हमने देखा है एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होगा, सॉल्ट के लिए अलग होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी अलग होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में भी अलग होता है। तो क्या रहेगा वहां पे एसिड के लिए कितने H प्लस रिप्लेस कर रहा है वो N की वैल्यू होगी, बेस के लिए OH माइनस कितने प्रेजेंट है, और सॉल्ट में लिख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायंस लेना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायंस भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके बारे में मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए आज, जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, चलो रफ कर दो, ये हो गया। क्या क्या देखा हमने, पहले रेजिस्टेंस, उसके बाद कंडक्टेंस, देन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में निकाला, देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट इज कॉल्ड एज अ कप्पा। कप्पा क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और इंपॉर्टेंट था सेल कांस्टेंट L/A। उसके बाद हमने मोलार कंडक्टिविटी 1 मोल के लिए एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, दोनों का रिलेशन निकाला है, और कैलकुलेशन पार्ट हमारा बाकी है वो हम आज शाम को लेक्चर है वो 6:30 रहेगा। आज जो शाम का लेक्चर है वो 6:30 होगा, 6 o'clock नहीं होगा, क्लियर है, 6:30 ज्वाइन करना है। ओके तो चलो आज यही पे एंड करते, शाम को मिलते। ओके चलो 6:30 रहेगा लेक्चर, बाकी सबको बता देना अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। चलो बाय बाय एवरीवन। अरे यार पेपर डिस्कशन करना है क्या, जो आपका पेपर हुआ था वो डिस्कस करना है, अगर सबको चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, अगर नहीं चाहिए तो फिर छोड़ देंगे। क्या करना है, पेपर डिस्कशन करना है, बोलो हाँ या ना, दो ही तो ऑप्शन है आपके पास। चलो जब आओगे